4PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभय दुबे जी, याद होगा कि बिहार में एक बार चुनाव हो रहा था। मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया था और पूरे बिहार के चुनाव की ऐसी तैसी हो गई थी। बिहार के चुनाव फिर पास में है। संघ और भाजपा के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं सब जानते हैं। दत्तात्रेय होसबोले जी ने बयान दे दिया कि भाई संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं, शब्दों को हटा। तुरंत शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा हटा दिया जाए। राहुल गांधी इस मौके को कहां छोड़ते। राहुल गांधी ने कहा कि संघ का असली चेहरा सामने आ गया, ये संविधान को ही बदलना चाहते हैं। एक संविधान इतना सेंसिटिव मुद्दा है, मुझे लगता है मोदी जी को सपने में कोई चीज ट्रंप के बाद सबसे ज्यादा डराती होगी तो वो संविधान ही होगा। क्योंकि संविधान के मुद्दे पर कि ये 400 सीटें ज्यादा आ जाएंगी और संविधान बदल देंगे, इस मुद्दे पर मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार आ गई, बहुमत नहीं आ पाया। आखिर बिहार चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले जरूरत क्या पड़ी कि संविधान के मुद्दे पर फिर एक नया राग छेड़ा जाए। अभय जी, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक खास तरह की विचारधारा से प्रेरित है। उसका जो इंजन है, उसको चलाने वाला इंजन जो है वो आइडियोलॉजिकल है। उसका इंजन आइडियोलॉजिकल है, इसलिए उस आइडियोलॉजी के प्रभाव में वो कभी राजनीतिक जो व्यवहारिकताएं हैं उनको भूल जाते हैं। इसीलिए मोहन भागवत ने बिहार चुनाव के बीच में वो बयान दे दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार चुनाव में उसकी वजह से आग लग गई। तो वो ये एक समस्या है इन लोगों के साथ में। इसीलिए आमतौर पर जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पसंद नहीं करते लेकिन भाजपा और मोदी जी के समर्थक हैं, वो हमेशा संघ की इन बातों को बड़ी व्यंग्यात्मक निगाह से देखते हैं। मैं हिंदुत्व के दायरे की बात कर रहा हूं, हमारे आपके ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक बहुत से ऐसे लोग हैं, पत्रकारों में भी, जो मोदी के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, मोदी सरकार के समर्थक हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से अपना काम करता है, उसको वो थोड़ा तिरस्कार और व्यंग की निगाह से देखते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। आप उनसे निजी तौर पर बात कीजिए तो वो कहेंगे अरे इन लोगों को कुछ नहीं पता है, ये लोग तो सत्ता मोदी जी की वजह से मिली है, मोदी जी सब जानते समझते हैं, ये लोग कुछ नहीं पता है, तो मोदी जी की सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार का एक विचार इन लोगों का बनता है। अब आप जरा सोचिए, दत्तात्रेय होसबोले को जरा संघ के इतिहास पर भी सोचना चाहिए कहते समय। भाई, संघ के जो और संविधान की जो उद्देशिका है, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं हिंदी में, संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दो शब्द जुड़े हुए हैं, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि वो इसके ऊपर विचार करें और ये कहें कि साहब इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए, इस प्रकार की बात करें, उन्हें अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी को की विचारधारा में गांधीवादी समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा था। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के अतिरिक्त गांधीवादी समाजवाद पर भी भारतीय जनता पार्टी चलेगी, ये शब्द क्यों जोड़ा गया था। न तो गांधी जी इनके विचारधारात्मक पुरखे हैं। गांधी जी को ये लोग पानी पी पी के कोसते रहे हैं और गालियां देते रहे हैं, उनको मुसलमान समर्थक कहते रहे। और नाथूराम गॉडसे की पूजा करते हैं। नाथूराम गॉडसे इन लोगों की निगाह में एक बहुत बड़ी हस्ती है। तो इस सब के बावजूद भी इन्होंने आखिरकार क्यों 80 के दशक में गांधीवादी समाजवाद शब्द भारतीय जनता पार्टी के विचारधारात्मक उद्देश्यों में जोड़ा। पहले सवाल का जवाब तो इन्हें ये देना चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब उन्हें यह देना चाहिए कि जिस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चल रहा था, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने एक सवाल उठाया। उनका कहना था कि बाकी सब लोग छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही असली धर्मनिरपेक्ष है, बाकी सब लोग फेक सेकुलर हैं। भारतीय जनता पार्टी ही असली धर्मनिरपेक्ष है, रियल सेकुलरिस्ट है। जब आप अपने आप को रियल सेकुलरिस्ट बोल रहे हैं तो अब आपको क्या दिक्कत है? आप कहिए ना संविधान में जो सेकुलरिज्म शब्द लिखा हुआ है, हम जिसको रियल सेकुलरिज्म कहते हैं उसकी नुमाइंदगी करता है, ये फेक सेकुलरिज्म की नुमाइंदगी नहीं करता। हम सत्ता में है, हम भारत को रियल सेकुलर बना के दिखाएंगे। हम वास्तव में भारत को समाजवाद शब्द लिखा हुआ है, हम कहेंगे कि वास्तव तो ये कहना चाहिए समाजवाद की, ये गांधीवादी समाजवाद शब्द जोड़िए।
गांधीवादी समाजवाद शब्द जोड़िए और हम भारत को गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर चलकर बताएंगे। और ये जो बाजारवाद है, ग्लोबलाइजेशन के बाद आया है, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, इसको हटाएंगे। अदानी और अंबानी की जो संपत्तियां हैं, ये संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, लोगों में गांधीवादी समाजवाद लागू करके दिखाएंगे। सवाल ये है कि क्या उस वक्त ये देश की जनता को मूर्ख बना रहे थे? भाई ये जो बातें मैं कह रहा हूं, सब रिकॉर्ड पे है ना। उस वक्त क्या बेवकूफ बना रहे थे देश की जनता को? क्या कर रहे थे उस वक्त आप लोग, ये लोग? क्योंकि उस वक्त इन्हें दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा था कि इन्हें कभी भी हिंदुत्ववादी नारे के मुताबिक सत्ता मिल सकती है। इसलिए परले दर्जे की राजनीतिक अवसरवादिता, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का सहारा लेकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्यों में गांधीवाद समाजवाद जोड़ा और अपने आप को छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों के मुकाबले असली धर्मनिरपेक्ष करार दिया। तो ये भी तो एक तथ्य है भाई। ये सब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। ये भाजपा के घोषणा पत्रों में बात जुड़ी हुई है, ये बात जो मैं कह रहा हूं। तो अब असली सवाल तो ये है, जब होसबोले साहब को और मोहन भागवत साहब को चाहिए कि जरा अपने इतिहास पे भी निगाह डालें, अपने गिरेबान में भी मुंह डाल के देखें। क्या उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ये बातें कह रहे थे, क्या संघ ने उनका विरोध किया था? क्या संघ ने उनको चिट्ठी लिखी थी? क्या संघ ने उनको कोई चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये तो हिंदुत्व की और वीर सावरकर की बातों के और डॉक्टर बालकृष्ण मुंजे की बातों के खिलाफ जाती हैं बातें, ये गुरु गोलवलकर की शिक्षाओं के विपरीत जाता है? ये ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। तो ये सवाल तो उठाना चाहिए ना। मेरा सवाल ये है कि इस समय जरूरत क्या थी? जब बिहार का चुनाव सिर पे खड़ा है, पता है कि आपने संविधान का नाम लिया और बम फट जाएगा। आपने कहा संविधान में ये बात है। मैंने आपके सवाल के जवाब में शुरू में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक विचारधारात्मक संगठन। उसकी जो चालक शक्ति है वो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, व्यवहारिक राजनीति नहीं है। मेरे ख्याल से भाजपा व्यवहारिक राजनीति को केवल उसी हद तक अपनाती है जब तक वो भाजपा और उसके बीच के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को कैसे शांतिपूर्वक करना है, वरना आमतौर पर वो लोग आइडियोलॉजिकल मुद्दों पर लगातार जोर देती रहती है। हम आपको ये बताते हैं, जब 2019 का चुनाव होने वाला था, उससे पहले संघ ने ये सवाल उठाया था कि संसद को कानून बनाकर राम जन्मभूमि के लिए रास्ता खोलना चाहिए, रास्ता साफ करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जानते थे कि ये नहीं हो सकता, संसद से कानून नहीं बन सकता। एक ही तरीका है कि होशियारी से सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक फैसला निकलवाया जाए और राम जन्मभूमि का रास्ता खोला जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था भाई। हम सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने रामलीला मैदान भर दिया था। उसमें जो बैनर लगे थे वो सब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे, लेकिन दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट अगर उसका कोई अदृश्य निशाना था तो वो नरेंद्र मोदी थे और ऊपर से निशाना सुप्रीम कोर्ट था। तो ये इसीलिए भाजपा का जो नेतृत्व जो व्यवहारिक राजनीति को समझता है, वो संघ के इन विचारधारात्मक दुराग्रहों की पोल भी समझता है। इसलिए वो लोग इन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि भाई आप ऐसा मत कीजिए। जब ये नहीं मानते हैं तो वो चुप्पी साध जाते हैं। फिर भी संघ के जो समर्थक हैं वो टीवी के ऊपर कलाबाजियां खाते रहते हैं। हमने खुद दिनों ये बात हो रही थी कि साहब संसद को कानून बनाना चाहिए। संघ के कई लोग जो टीवी पे मेरे साथ आते थे, संघ का विचारक वगैरह उन्हें कहा जाता था, वो सब बहुत गुस्से में थे। वो निजी बातचीत में बहुत नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते थे। तो मतलब एक तरफ आपको ये चाहिए कि आप एक मुस्लिम मोर्चा भी बनाएं, एक संघ का प्रचारक मुस्लिमों के लुभाते भी रहे, आपको धर्मनिरपेक्षता शब्द से भी चिढ़ है। मतलब एक तरफ आप वही वाली बातों के मोदी जी वहां पे अबू धाबी में जाएंगे तो वहां मस्जिद का निरीक्षण करेंगे, बड़ी सुंदर बताएंगे, और यहाँ की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहेंगे। ये जो दो चेहरे हैं, ये तो उसी का, उन दोनों चेहरे का सीधा सीधा सामने आ गया। डबल स्टैंडर्ड है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोहरे मानदंड है, डबल स्टैंडर्ड है, पाखंड है पूरी तरीके से। जब इनके नेता कोई बात कहें तो ठीक है, उस पर नहीं बोलेंगे। जब अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी जो इनके प्रिय नेता थे, इन्होंने ही उनको राजनीति सिखाई थी, राजनीति में स्थापित किया था, तब ये कुछ नहीं बोलेंगे, तभी चुपचाप बैठे रहेंगे। तब इन्हें कोई बात बुरी लगेगी तो कमरे में बुला के चुपचाप उनको बौद्धिक देंगे।
है कि? और लेकिन जब अगर दूसरा कोई अगर बात कहेगा तो ये फिर ये हिंदुत्व का झंडा खड़ा करेंगे। ये इन लोगों का बहुत ही जबरदस्त पाखंड है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब बिहार की बात चल रही है तो बिहार चुनाव को लेके फिर घमासान छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि 8 करोड़ वोटर लिस्ट को किनारे करके पिछड़े और वंचितों के लिए वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट की समीक्षा करेंगे, भड़क गए हैं। कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इसके विरुद्ध में पूरा, अगर नहीं चुनाव आयोग मानेगा, हम सड़कों पर आएंगे। क्योंकि अब ये सबको समझ में आ गया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में असली खेल वोटर लिस्ट में था। दिल्ली के चुनाव में साफ हो गया कि वोटर लिस्ट में हजारों लाखों नाम जोड़े गए, हटाए गए, काटे गए। ये खेल अब सबको समझ में आ गया। आप तो ईवीएम की बात शुरू से कहते थे कि ईवीएम में आपको झोल नजर नहीं आता, लेकिन अब वोटर लिस्ट में तो झोल है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। महाराष्ट्र का उदाहरण सामने दे दिया। बिहार के चुनाव से पहले फिर वोटर लिस्ट को लेकर बवाल शुरू हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी चुनाव आयोग के कंधे पर चढ़कर वोटर लिस्ट में खेल कर पाएगी, या जिस तरह से आह्वान कर दिया कि हम सड़कों पर उतरेंगे, अगर पूरा विपक्ष सड़कों पर आ गया बिहार की, तो क्या वोटर लिस्ट में फर्जी खेल संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए, वोटर लिस्ट में ये जो चुनाव आयोग के जरिए जो गड़बड़ियां की जाती हैं, ये तभी हो पाती हैं जब विपक्ष कमजोरी के साथ अपनी बात उठाता है। अगर विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बात उठाएगा, सबूत देगा, लगातार बहस को पब्लिक डोमेन में रखेगा, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा। ये लोग तभी कर पाते हैं जबकि जब विपक्ष कमजोर होता है, जब विपक्ष की उंगलियां जो है राजनीति की नब्ज पर नहीं रखी होती हैं। तेजस्वी यादव होशियार हैं, युवा हैं, और उन्हें पता है कि भाजपा विरोधी राजनीति किस तरह से की जाती है। लालू यादव उनके मुख्य सलाहकार हैं, और लालू यादव भी जानते हैं कि किस तरीके से कोई जिसे कहते हैं, कोई बॉक्स टिक करने से चूकना नहीं चाहिए, सारे बॉक्स टिक होने चाहिए। जब आप सारे बॉक्स टिक करेंगे तभी दरअसल आप भारतीय जनता पार्टी से वहां पे लड़ पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से ये लोग संघर्ष करते रहे और बात उठाते रहे तो चुनाव आयोग ज्यादा गड़बड़ी कर पाएगा। अरे चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता कि अब जनता समझ गई है कि तुम हजारों लाखों वोट काटते हो चुनाव से 5 महीने पहले, नए नए लोग जोड़ते हो। दिल्ली में तो विधायकों और मंत्रियों के घर के पते से मेरे वोट बने गए थे और वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी। ये तो पूरा देश देख रहा है। तो चुनाव आयोग क्या इंतजार कर रहा है कि जनता सड़कों पर आए, उनका जीना मुहार कर दे? बांग्लादेश की एक खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि बांग्लादेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को जूतों से पीटा गया। भारत में मैं किसी ऐसी परंपरा का, ईश्वर ना करे कभी ऐसी परंपरा आ जाए कि हम कानून को अपने हाथ में लें। लेकिन अगर मैं पत्रकार हूं, बांग्लादेश का पत्रकार पिट रहा है, तो मुझे डर लगेगा, दर्द होगा। चुनाव आयुक्त को देख रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव आयुक्त पिट रहे हैं, तो इनको डर नहीं होगा कि जनता के हितों से ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के जो मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके 2 साथी चुनाव आयुक्त हैं, वो क्या सोचते हैं, वो डर रहे हैं कि वो निर्भय हैं, इससे सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार को भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक गोटी लाल करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सरकार का कर्तव्य है भाजपा को चुनाव जिताने में मदद करे। याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव में हार हुई थी, तो भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो समिति बनी थी, उसने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हमारी मदद नहीं की है। सरकार का काम भाजपा को चुनाव जिताना है। उसी रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये लोग मानते हैं कि सरकार का काम भाजपा को चुनाव जिताना है। तो जब आप ये मानते हैं कि सरकार का काम चुनाव जिताना है, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका काम भी भाजपा को चुनाव जिताना है। भाई, चुनाव आयोग का काम भाजपा को चुनाव जिताना है। नीति आयोग का काम इस तरह की रिपोर्टें, इस तरह के फर्जी आर्टिकल, इस तरह की फर्जी रिपोर्ट्स पेश करना है, इससे भाजपा की हवा बने, भाजपा का हैप्पी नैरेटिव बने। जब वो सोचते हैं उन्हें दिखाना है कि भाजपा ने गरीबी कम कर दी, तो फौरन नीति आयोग एक कोई लेख या रिपोर्ट नुमा चीज प्रसारित कर देता है, वही भाजपा ने गरीबी कम कर दी, मोदी फौरन उसका गीत गाने लगते हैं। इनका काम है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब भाजपा को चुनाव जिताने के लिए बनी हुई है, चुनाव आयोग समेत। यहां तक कि ये काम ये लोग फौज से भी लेने के लिए तैयार हैं। जैसे फौज का काम है इस बात का प्रचार करना, इस बात को पिछली बार उन्होंने किया था कि सरकार की योजनाएं क्या है। फौजियों का काम ये है। अब उन्होंने आदेश जारी किया था, नियम बनाया था कि फौजी जब छुट्टी पे अपने गांव जाएं तब वो सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। आपको याद आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल याद आ गया। मतलब और फौजियों ने पूछा था, इनका काम है कि फौज हो,
चुनाव आयोग हो, नीति आयोग हो, कोई भी हो, इन सबका काम भाजपा को चुनाव जिताना है। जो बिल्कुल सही चुनाव बात नहीं है। जिताता वो गद्दार है। जो चुनाव नहीं ठीक बात भाजपा है। को जिताना चाहता वो राष्ट्र विरोधी है। सही बात ये है। पूरी चुनाव थीसिस जिताना ये ही है। सही बात है। और जैसे फौजी जब जाए तो बताया कि अग्निवीर योजना कितनी अच्छी आई है, पूरी हाँ, सेना ये तो फौजियों पली का काम है पीछे करना। गदगद हो गई, बताया फौजी जाके। और असली 2-3 नाम तो भूल गए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। सब ये सारे तो सारे हर एक का काम भाजपा को चुनाव जिताना है। सब सारी और संवैधानिक संस्थाएं सब जेब में है। संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे कार्यपालिका के तहत काम करने वाली संस्थाएं हों, जो भी हों, सबका काम यह है कि हर काम ऐसा इस एंगल से करो, इस कोण से करो कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में सुविधा हो। भाजपा का जो झूठा नैरेटिव है, उस झूठे नैरेटिव की तस्दीक हो जाए। यही सब करते हैं लोग।